स्टूडेंट। मैं डॉक्टर जी.पी. रात्रे, HOD सोशोलॉजी। मैं आज MA 4th सेम सोशोलॉजी का पेपर क्रिमिनोलॉजी का लेक्चर लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। और आज की जो टॉपिक है ओवर क्राउडिंग या अत्यधिक भीड़ की स्थिति में पुलिस, अभियोजन, न्यायपालिका एवं बंदी गृह में अंतर्विभागीय समन्वय का अभाव। और इस तरह की जो सिचुएशन है समन्वय का, पहले तो हम एक सामान्य परिवेश में इसकी बात करें। जहाँ तक समन्वय की बात है, हर एक जगह पर, चाहे हम परिवार में रहें या शैक्षणिक संस्थाओं में रहें या किसी भी राज्य के विभिन्न एजेंसियों के बीच की बात करें, समन्वय का होना हमारे लिए अनिवार्य होता है। दूसरी चीज़, ओवर क्राउडिंग या अत्यधिक भीड़ की स्थिति, यह भी हमारे लिए, हमारे समाज की जैसी स्थिति है, पॉपुलेशन है और उसके विभिन्न एजेंसियों के बीच में ओवर क्राउडिंग की स्थिति हमें हर एक क्षेत्रों पर देखने को मिलती है। और विशेष तौर पर जब हम आज के इस लेक्चर में ओवर क्राउडिंग और कोऑर्डिनेशन का जो अभाव की जब बातें करते हैं, तो इसका तात्पर्य हमारे समाज शास्त्र में हम क्रिमिनोलॉजी या अपराध शास्त्र का जो पेपर हम पढ़ते हैं, उसमें विशेष तौर पर जो आपराधिक न्याय प्रणाली के जो हमारा व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उनमें इस तरह की ओवर क्राउडिंग की स्थिति में ज़्यादा देखने को मिलती है। विशेष तौर पर हम देखें पुलिस, न्यायालय और कारागारों की स्थिति में। और यही स्थिति के बारे में, ये क्यों उत्पन्न होती है और इसके साथ ही साथ इसके कारण पर हमें जानना जरूरी है। सभी विद्यार्थियों के लिए सर्वप्रथम यह स्पष्ट कर देना मैं उचित समझता हूं कि आप चाहे किसी भी विषय या समस्या के बारे में आप विवेचना कर रहे हो या जानकारी आप दे रहे हो, तो आपको अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की उसमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मैं आज आपके इस लेक्चर में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आज भी हमारे जो साइंटिफिक एलिमेंट है इस टॉपिक का, उनमें आप पाएंगे कि इसके 3 प्रमुख एलिमेंट्स हैं। वह है पुलिस, न्यायालय एवं जेल या बंदी गृह। ये 3 प्रमुख हमारे एलिमेंट्स हैं। ये हर एक, चाहे किसी भी विषय या समस्या में ये स्थितियां देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जब हम वैज्ञानिक विवेचना की बात करते हैं, उसके वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में उसे हम देखने की कोशिश करते हैं, तब उसके लिए हमें जरूरी हो जाता है कि उसके कारणों को जानना, क्योंकि यही साइंस या साइंटिफिक मेथड की डिमांड भी है। और इसीलिए हमने आज न केवल इसके एलिमेंट्स को स्पष्ट किया है, उसको देखने का कोशिश किया है, बल्कि उसके कारणों पर भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है और फिर उसके सुझाव हैं प्रमुख तौर पर, क्या उसके सुधार की आवश्यकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए इसके विस्तार पर थोड़ी सी आपको और ले चलते हैं विस्तार की ओर। आप इस लेक्चर में आप पाएंगे कि इसमें हमने 2 प्रमुख
कीवर्ड रखे हैं। एक तो है ओवर क्राउडिंग और दूसरा है लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंटर एजेंसी विभिन्न अभिकरणों के बीच में। इन्हीं दो की पॉइंट पर ही हमारा पूरा आज का लेक्चर केंद्रित रहेगा। तो विद्यार्थियों, हम आते हैं इस तरह की ये ओवर क्राउडिंग, हमारे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, पुलिस, न्यायालय या जेल की जो स्थितियां हैं, या इसी को हम एक शब्दों में कहें कि आपराधिक न्याय प्रशासन। तो ये आपराधिक न्याय प्रशासन के ये तीन प्रमुख घटक हैं, पुलिस, न्यायालय, जेल या बंदीगृह। तो आज की स्थिति में हम देखें तो किसी भी, चाहे वह आधुनिक या गतिशील समाज हो, उनके बीच में भीड़ की जो स्थिति है वह हर जगह व्याप्त है। और इनके बीच में यदि हम नियंत्रण नहीं करेंगे भीड़ को, तो फिर समाज के विभिन्न एजेंसियों के समक्ष बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। और यही आज ये लेक्चर में मुख्य तौर पर कोऑर्डिनेशन या समन्वय का अभाव को आपके समक्ष हम स्पष्ट करना चाहते हैं। वैसे तो जो आपराधिक जो न्याय प्रणाली है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि इनमें सुधारात्मक प्रयास करना, और यह अपने आप में सभी एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती है। और हो भी नहीं से ही, क्योंकि किसी, हम यदि देखते हैं तो किसी भी समाज का यदि प्रभावशील, सक्षम और समन्वित यदि न्याय प्रणाली हो, तभी उसे सभ्यता की कसौटी पर हम खड़े कर सकते हैं। अन्यथा अनेकों प्रकार के सवाल उठते हैं। संपूर्ण देश की भांति भारत की यदि हम देखें, भारत की स्थिति क्यों, तो यहाँ पर ये हमारा प्रजातांत्रिक समाज है, जहाँ पर कि न्याय प्रणालियों को हम समन्वय बनाने के लिए ये तीन घटकों के बीच में, पुलिस, न्यायालय और कारागार के बीच हम एकीकृत और समन्वयात्मक प्रयास कर लाने के लिए हम जुड़े रहते हैं। और ये परस्पर संबद्ध होकर, एक दूसरे से निर्भर होकर सामूहिक तौर पर प्रयास भी करते हैं। लेकिन इसकी सफलता, इन अंगों के बीच में सफलता काफी हद तक के इनके बीच में समन्वय से ही संभव है। इसके बावजूद भी जब हम आज लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन या समन्वय का अभाव की जब बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये पाएंगे कि हमारे समक्ष यह सुधारात्मक प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी बाधाएं हैं। और शायद इसी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए ही अलग अलग स्तरों पर हम समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाने का कोशिश करते हैं। और यह दृष्टिकोण न हमारे परिवार, शैक्षणिक संस्थाएं, कार्यशील संस्थाएं, समुदाय संस्थाएं, राज्य और देश स्तर के हमारे संसदीय प्रणाली तक के यह निहित है। और उससे भी बात जब नहीं बनती, तब हम यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ तक की हम सुरक्षात्मक प्रणाली अपनाने का हम प्रयास करते हैं। वहां पर भी, विश्व स्तर पर भी या संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर भी आपको पुलिस मिलेंगे, वहां पर भी न्यायालय मिलेंगे, और वहां पर भी सुधार के दृष्टिकोण से जुड़ी मुद्दों पर आपसी समन्वय के आधार पर ही व्यापक योजनाओं बना करके कार्य की जाती है। तो हम क्यों नहीं, जब यह संपूर्ण विश्व में ये दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, तो हम भारत जैसे देशों में क्यों न हम इसके दृष्टिकोण को समन्वयात्मक स्वरूप प्रदान करें, और जो आपराधिक न्याय प्रशासन है, जो आम लोगों के हितों के लिए गठित की गई है, उसे सक्षम और प्रभावी बनाने का प्रयास करें। इस दिशा में हम पाते हैं कि
हमारे जो अंतर विभागीय अभिकरणों का जो ड्यूटी है, इंटर जो एजेंसी, इनमें जो कोऑर्डिनेशन है इंटर एजेंसी का, तो उनमें यदि हम पाते हैं तो उनके अलग अलग प्रकार के जो उनके कर्तव्य हैं सभी का, यदि हम बहुत ही संक्षेप में इनके कर्तव्यों की ओर जाएं, समाजशास्त्र के क्रिमिनोलॉजी में खासतौर पर ये विद्यार्थियों के हित के लिए यह जरूरी भी हो जाता है। पुलिस को लें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुलिस का जो दायित्व है वह बहुत ही व्यापक है। वह किसी एक अंग तक सीमित नहीं है। मात्र अपराधियों की खोजबीन करना सामान्य यही तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज उनसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं, शांति व्यवस्था, सुरक्षात्मक व्यवस्था और इसी तरह की चहुमुखी दृष्टिकोण पुलिस से अपेक्षाएं करती है समाज। और इसलिए समाज पुलिस का जो एक कार्य है वह सामान्यतः यदि हम देखें, उसको अपराध के नजरिए से देखें तो अपराधों की जांच पड़ताल करना, आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, मात्र यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह न्यायालय में अभियोजन की भूमिका में भी उनकी अहम स्थिति होती है। और पुलिस के द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियोजन अर्थात तथ्यों को रखना आरोप से जुड़ी हुई, यह इसकी सफलता, अभियोजन की सफलता मुख्यतः आप पाएंगे कि पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई जो साक्ष्य या सबूत है और उनके जांच पर ही निर्भर करती है। लेकिन आप पाएंगे कि वर्तमान दशा में पुलिस तथा अभियोजन में समन्वय का प्रायः अभाव पाया जाता है। इसका एक उदाहरण से मैं और इसे क्लियर करना चाहूँगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और स्वयं पुलिस आयोग की एक रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि पुलिस द्वारा जितनी भी प्रकार की गिरफ्तारियां की जाती हैं, उनमें से 60% गिरफ्तारियां अनावश्यक और अनुचित पाई गई। 60% गिरफ्तारियां। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम इस तरह की जो स्थितियां हैं हमारे आपराधिक न्याय प्रशासन के दृष्टिकोण से, क्या हम न्याय प्रशासन को या अपराधी के जो सुधारात्मक पक्ष है, ये क्या कमजोर करने वाली बात नहीं है? ये स्वयं पुलिस के रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए हैं। दूसरा हमारा अभिकरण है महत्वपूर्ण, वह है घटक के तौर पर न्यायालय की स्थिति। आपराधिक न्याय प्रशासन का दूसरा महत्वपूर्ण अभिकरण न्यायालय होता है। पुलिस द्वारा अभियुक्त को न्यायालय में अभियोजन या सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए जाने पर उनका विचार किया जाता है। यदि पुलिस प्रस्तुत नहीं करेगा न्यायालय में, तो फिर न्यायालय विचारण किस चीज का करेगा? इसीलिए उन्हें अभियोजन के साथ या सुनवाई के लिए पूरा प्रस्तुत करने की, उनकी आरोपियों को गिरफ्तार करने से लेकर के न्यायालय में प्रस्तुत करने का संपूर्ण दायित्व पुलिस का होता है और उसे विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन समकालीन दौर में यह पाया गया है, प्राय देश भर की न्यायालयों की स्थिति की हम बात करें तो जो भी मामले आते हैं न्यायालय के समक्ष, उनमें 67% कैदियों के जो मामले होते हैं, उनमें लगभग
5 से 10 वर्षों तक उनका विचाराधीन ही होते हैं, अर्थात उनका विचारण ही चलता रहता है 5 से 10 वर्षों तक। 67% मामले। स्वयं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार की यह एक डेटा है जिसमें कि लगभग 3.5 करोड़ से अधिक मामले देश भर के विभिन्न न्यायालयों में लंबित पाए गए। और ये स्थिति यह है कि पुलिस तथा न्यायालय के बीच में ये समन्वय का ये अभाव को ही ये साबित करता है। इस कड़ी में प्रायः यह भी स्थिति आती है कि जो पुलिस अभियोजन को न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए तो प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन कई बार वकीलों के द्वारा अपने पक्षकारों की पैरवी करके या न्यायालयीन कार्यवाही में कोई कमी यदि आ जाती है, इसका फायदा उठा करके बड़े से बड़े जो अपराधी प्रवृत्ति के जो आरोपी होते हैं उन्हें बरी कर दिया जाता है न्यायालय के द्वारा। और ये साबित करता है। मैं स्वयं चूंकि क्रिमिनोलॉजी पर मेरा रिसर्च वर्क है, इसलिए मैंने 2009 में जब अध्ययन किया तो स्वयं पाया कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे 60% आरोपी हैं ये स्वयं दोष मुक्त पाए गए न्यायालय के द्वारा। ये स्थिति हमारे देश में न्यायालयों की रहती है। आइए आपको हम इसके अंतर्विभागीय अभिकरणों में एक तीसरा पक्ष है जेल या बंदी गृह की स्थिति। तो हमारे यद्यपि कारागार या बंदी गृह जिनका उद्देश्य होता है कि समाज को अपराधियों से सुरक्षित रखना, उनका उपचार करना और उन्हें कोई लाभदायक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सजा के बाद एक आम नागरिकों की भांति समाज में जीवन जीने के लिए पुनर्वास की ओर ले जाना, ये हमारी जेल या बंदी गृहों की प्रमुख उद्देश्य होता है। बंदी गृह में आप पाएंगे कि जो आरोपी होते हैं जिनको कि हम एक विचाराधीन कहते हैं, और दूसरा है दोषी, जो इसका न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध हो जाने के बाद वो जितनी दिनों की सजा हुई रहती है उसके अनुरूप उन्हें जेल में ही बिताने पड़ते हैं। इसलिए आप पाएंगे कि जेल में विचाराधीन और दोषी दोनों प्रकार के ही बंदी का निवास केंद्र होता है, और जेल में जेल नियमावली के अनुसार दोनों को रखे जाने का प्रावधान भी है। ऐसी स्थिति में आप पाएंगे कि जो ओवर क्राउडिंग की स्थिति है, जो की पॉइंट है हमारा आज के लेक्चर में, ये जो समस्या है आपराधिक न्याय प्रशासन के क्षेत्र में, तो वह समस्या स्वयं इस अत्यधिक भीड़ के कारण से ज्यादा उत्पन्न होती है जेलों में। एनसीआरबी के 2017 के रिपोर्ट के अनुसार देश भर के 1361 जेलों में 4.5 लाख कैदी निवासरत पाए गए, और यह अपनी क्षमता से लगभग 60,000 अधिक थे। वैसे भी देखें तो भारत की जो एक जेल प्रणाली है ये बहुत ही लगभग 125 वर्ष से अधिक पुरानी है, और यह इस प्रणाली में प्राचीन औपनिवेशिक काल की स्थिति देखने को मिलती है ज्यादा तौर पर। मैं स्वयं अपने ऑब्जर्वेशन में ये चीज को मैंने पाया है। तो विभिन्न जो प्रशासन के समक्ष कोऑर्डिनेशन का जो अभाव की जो बात हम कह रहे हैं,
तो यह दरअसल आज भी एक वाद विवाद का विषय बना हुआ है। यदि मैं छत्तीसगढ़ की विभिन्न जेलों की स्थिति को देखें, खासतौर पर ओवर क्राउडिंग के परिप्रेक्ष्य में, तो यह यहाँ पर और स्थिति ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर क्षमता से 2 गुना ज़्यादा कैदी हमारे छत्तीसगढ़ की जेलों में निवासरत हैं। और इसका एक उदाहरण ये भी देखने को मिलता है कि स्वयं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक रिपोर्ट में यह पाया गया है कि लगभग 76% कैदियों की मृत्यु जेल के भीतर अत्यधिक भीड़ होने तथा सुरक्षित वातावरण का अभाव होने के कारण से इस तरह की मृत्यु पाई गई। ये हमारे जेल प्रशासन या जेल या बंदी गृह के स्थिति को साबित करता है। कई बार आपराधिक न्याय प्रशासन पर ही 2009 में तत्कालीन विधि मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था, जो एक आईना दिखाती है इस तरह की हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की जो व्यवस्था पर। उन्होंने वक्तव्य दिया था कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि न्याय प्रणाली आम आदमी के उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है, क्योंकि उन्हें न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। विशेष तौर पर समाज के जो निर्धन वर्ग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोग यह महसूस करते हैं कि कानून तथा न्यायिक प्रक्रिया एक प्रकार से उनसे छीन गई है। यह स्थिति अपने आप में ही विभिन्न एजेंसियों के बीच में समन्वय के अभाव को दर्शाता है। आइए हम आपराधिक न्याय प्रशासन के समक्ष अत्यधिक भीड़ या ओवर क्राउडिंग की स्थिति होने के वे कौन कौन से प्रमुख कारण हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी हो जाता है। इनमें सबसे पहला आप पाएंगे कि विचाराधीन कैदियों की अधिकता होना। भारत की जेलों में हमने पूर्व में ही आपको स्पष्ट किया है कि 67% कैदी विचाराधीन निवासरत हैं भारत की जेलों में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को यदि हम देखें तो यूके में 11%, यूएस में 20%, फ्रांस में 29% से बहुत अधिक है हमारे भारतवर्ष में। और ये स्थिति इसलिए भी और बढ़ती जाती है क्योंकि न्यायालयों में एक वर्ष में मात्र 1/3 मामलों का ही निर्णय हो पाता है। 2/3 मामले हर साल पेंडिंग होते जाते हैं नए केस के साथ ही साथ। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में जो विचाराधीन कैदियों की जो अधिकता है वह ओवर क्राउडिंग सिचुएशन का एक अहम फैक्टर के तौर पर सामने आता है। दूसरे तौर पर देखें कि न्यायालयों में लंबित मामलों का होना। स्वयं हमारे देश के कानून मंत्री ने अभी पिछले शीतकालीन सत्र में इस तथ्य को स्वीकार किया है संसद के समक्ष कि 3.5 करोड़ मामले देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित है। और इससे भी हमारे देश की जो आपराधिक न्याय प्रणाली पर एक प्रभावी हस्तक्षेप क्या नहीं हो रहा है। ये स्थिति दरअसल ओवर क्राउडिंग की होने के कारण से ही
ऐसी होना स्वाभाविक बात है। तीसरा जो फैक्टर है, जेलों की अपर्याप्त क्षमता एवं स्वस्थ वातावरण का अभाव। हमारे भारत की अधिकांश जेलों की जो स्थिति है वह प्राचीन औपनिवेशिक काल की है। उनमें आप आंतरिक संरचना पाएंगे तो काफी जीर्ण शीर्ण हालत में है, जिसमें निरंतर सुधार की आवश्यकता है। कई अपराधी का जो बंदी गृह है इस हालत में है कि दीर्घ अवधि के लिए निवास के योग्य ही उसे उचित नहीं माना गया है। और दूसरी तरफ कि स्वच्छ वातावरण का अभाव, एक तो अपर्याप्त क्षमता, दूसरी तरफ स्वच्छ वातावरण का अभाव, यह भी जेल की स्थिति को दर्शाता है। और अत्यधिक भीड़ का यह भी एक कारण है, जिसका खामियाजा हमारे आपराधिक न्याय प्रशासन के समक्ष समन्वय की कमी के तौर पर दिखाई पड़ता है। चौथा है कि कानूनी सहायता की सीमित पहुंच, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। हमारे जेलों में खास तौर पर जो कैदी रहते हैं, वे अधिकांश कैदी अपने कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ होते हैं। उनकी कानूनी सहायता करने में वे स्वयं सक्षम नहीं हैं, न ही उनकी खर्च को वहन कर सकते। वहीं दूसरी तरफ जेल परिसर में जो वकीलों की जो पहुंच है, वकीलों से संवाद, कैदियों के बीच संवाद की जो पहुंच है वो बहुत ही सीमित है। ऐसी हालात में कैदियों को स्वयं अपने आप को निर्दोष साबित करने में बहुत बड़ी बाधाएं आती हैं। तो यह भी एक अत्यधिक भीड़ होने का एक महत्वपूर्ण कारक सामने आता है। पांचवा है कि कैदियों को जमानत लेने में समस्याएं आती हैं। अक्सर ज्यादा तौर पर जो जेल में निवासरत कैदी होते हैं, उनकी स्थिति निर्धन और हाशिए पर स्थित ऐसे लोगों के लिए की होती है, जिनको की जमानत पाना अपने आप में कठिन चुनौती होती है। उनके पास ऐसी हालात में जेल में रहने और न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करने के अलावा और भी कोई विकल्प नहीं बचता। नेक्स्ट फैक्टर है अनावश्यक गिरफ्तारी। देश के विभिन्न जेलों में जो निवासरत कैदी हैं, उनमें आप पाएंगे कि स्वयं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और पुलिस आयोग का एक रिपोर्ट है, जिसमें कि 60% से अधिक गिरफ्तारियां अनावश्यक और अनुचित पाई गई, जिसका जेल के कुल खर्च में 42.3% का योगदान था। ये स्वयं हमारे देश के कानून मंत्री ने सत्र 2019 के शीतकालीन सत्र में संसद में पेश रिपोर्ट में ये तथ्य प्रस्तुत किए हैं। इससे भी ये स्थिति उत्पन्न होती है कि अनावश्यक गिरफ्तारियां भी पुलिस द्वारा जो की जाती है, वह दरअसल न्यायालय की प्रक्रिया तक पहुंचते पहुंचते वह गिर जाती है। और ये भी आपस में समन्वय का अभाव या जांच की प्रक्रिया में या अभियोजन की कमियां जो भी हो, उसकी स्थिति को स्पष्ट करती है। फिर एक तथ्य और भी देखने को मिलता है कारण के तौर पर
कि उचित एवं पारदर्शी कार्य प्रणाली का अभाव। सभी जितने भी एजेंसियां हैं आपराधिक न्याय प्रशासन के बीच में, वैसे तो सभी सैद्धांतिक तौर पर परस्पर उनमें समन्वय और सहयोग की भावना लेकर के कार्य करते हैं, लेकिन अक्सर यह पाया गया है कि उनमें सहयोग की प्रवृत्ति और विश्वास की सद्भावना में कमी पाई जाती है, और अक्सर इसीलिए उनमें समन्वय का अभाव दर्शाता है। तो आज देश में सबसे बड़ी एक समस्या है कि पारदर्शी कार्य प्रणाली का होना। इनमें ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये जो ओवर क्राउडिंग के विभिन्न फैक्टर हैं, अब हम विद्यार्थियों के लिए यह भी जानना जरूरी होता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में हमें सुधार की क्यों आवश्यकता पड़ती है। इसका यदि हम समीक्षात्मक मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि हमारे देश में यदि पुलिस की छवि को लेकर के देखें तो देश के अधिकांश राज्यों में पुलिस की छवि है वह जनता के साथ मित्रवत न होकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने वाली एक संस्था के रूप में पाई जाती है। यह स्थिति संतोषप्रद नहीं कही जा सकती। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 126 देशों में 68 नंबर पर आता है। तो यह भी इसलिए भी हमें आपराधिक न्याय प्रणाली में अपने आप को सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। हमारे यहाँ की स्वयं इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2017-18 की एक रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि देश की कानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति खर्च मात्र 0.7 रुपये प्रति वर्ष पाया गया। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपराधिक न्याय प्रशासन के प्रति खासतौर पर सुधारात्मक प्रशासन लाने के दृष्टिकोण के प्रति हम कितना सजग हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह प्रश्न भी उठाया है कि भारतीय राजनेता इस ओर मात्र इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि जेल में जो बंद कैदी होते हैं उनकी वोट बैंक सीमा में वे नहीं आते, इसलिए भी उनका रुझान उस ओर कम होता है। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हेतु मलिथम समिति की रिपोर्ट 2003 में आई, जिसमें एक कहा गया है स्पष्ट तौर पर कि भारतीय मौजूदा न्याय प्रणाली है वह पीड़ितों को न्याय दिलाने की अपेक्षा अभियुक्तों को सजा दिलाने पर ज्यादा केंद्रित पाई गई। यह स्थिति भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रायः सभी एजेंसियां अपने अपने जो पृथक शक्तियों के सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार इससे ही अपना कार्य करती हैं, जबकि हमें इन सभी एजेंसियों की भी समन्वय की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा भारतीय जो न्याय तंत्र है उनमें प्रक्रियागत परिवर्तनों की आवश्यकता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी एक केंद्र बिंदु पर जो सत्तावादी तंत्र बन चुका है उस तंत्र को सरल बनाने से है इसका आशय। तो ये कुछ बिंदु है आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के दृष्टिकोण से। स्वस्थ वातावरण का अभाव कैदियों के बीच में या जेलों में, ये भी आज के हमारे मौजूदा कारागारों में एक अहम तथ्य सामने आता है। और लास्ट में
हम जब सुझाव की ओर जाते हैं तो पाते हैं कि न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ समाज को जोड़ने के लिए होनी चाहिए, जिसमें कि न्याय निर्धन, दलित एवं हाशिए पर स्थित लोगों के सहायतार्थ उसकी झोपड़ी तक पहुंचे, ऐसी हमारी न्याय प्रणाली को प्रयास करने की आवश्यकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव है इस लेक्चर के परिप्रेक्ष्य में कि अपराधियों के प्रति हमारे वर्तमान दृष्टिकोण बंधनकारी एवं बदले की भावना पर आधारित है, जबकि इसके स्थान पर पुनर्स्थापना पर जोर देने की आवश्यकता है, ताकि पीड़ित, दोषी और समुदाय को भी शामिल किया जा सके इस प्रयास में, और तभी हम समाज में सुधार, समझौता और पुनर्विश्वास को हम हासिल कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया से ही समाज में प्रोत्साहन मिलेगा। और लास्ट में मैं MA 4 SEM के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यह भी कहना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आप इससे जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट हैं सबका एक संक्षिप्त में नोट्स भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूँ। आप सबने ध्यानपूर्वक इसे सुना। उम्मीद है कि आपके लिए ये हितकर होगा। आप सभी को थैंक्स।